हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय चैतन्य सर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ वर्क इन वेरियस प्रोसेस। तो पहले हम लोग एक एक करके प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि कितने तरह के प्रोसेस होते हैं और उन सब में वर्क कैलकुलेट करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस मेनली जो है वो चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? आइसोथर्मल प्रोसेस, number 2 is isobaric process, number 3 is isochoric process, and number 4 is adiabatic process। तो हमारे पास चार तरह के प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल माने आइसो माने होता है सेम, आइसो मीन्स सेम, और थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल मतलब क्या हो गया? सेम टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो डेल्टा टी जिसमें क्या लिखेंगे? डेल्टा टी जिसमें जीरो होगा उसे हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि डी टी क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। ठीक। अब हम जानते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी डी टी, या अगर हम इसे डी यू लिख लें, इसे डी यू लिख लेते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी जीरो होने से डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस के लिए हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे प्रोसेस के लिए हम कहेंगे कि डेल्टा डब्ल्यू विल बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा क्यू। तो ये बात एक हम ध्यान रखेंगे कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा क्यू। ठीक है। अब हेडिंग एक बार और डालनी पड़ेगी हमें। आइसोबैरिक प्रोसेस लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर जगह कम बच रही है, तो फिर से लिख लेते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा भाई? आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा पी जो होगा वो जीरो होगा। बार माने प्रेशर, तो डेल्टा पी जीरो यानी डीपी जीरो, और डीपी जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डब्ल्यू हम लोग फर्स्ट लॉ से ही निकालेंगे, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू से ही हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। इसके बाद थर्ड इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अभी हम लोग पहले प्रोसेस के बारे में समझ रहे हैं। तो आइसोकोरिक, आइसो माने फिर से क्या हो गया? आइसो माने हुआ सेम, और कोर माने हुआ वॉल्यूम। तो जिसका वॉल्यूम सेम है उसे हम क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। तो इसके लिए क्या होगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी डी वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। अच्छा, डेल्टा वी जीरो हो गया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमें पता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी होता है। तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू जीरो। तो भाई डब्ल्यू क्या हो गया? जीरो। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो उसमें नेट वर्क डन कितना आएगा? जीरो आएगा। तो फर्स्ट लॉ से हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू और डेल्टा क्यू आपस में बराबर होंगे। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। नंबर फोर्थ हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। नंबर फोर्थ इज एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा भाई? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होगा कि जो चेंज इन हीट है वो जीरो होगी। क्या होगी? चेंज इन हीट जीरो होगी, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो होगी या फिर डी क्यू की वैल्यू जीरो होगी। और फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होगा। तो इसमें क्या जीरो आ गया हमारा? इसमें हमारा डेल्टा क्यू जीरो आ गया। अब जब वर्क होगा तो वर्क तो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं भाई। वर्क हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? एक तो कर सकते हैं रिवर्सिबली, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, और दूसरा कर सकते हैं इरिवर्सिबल। वर्क हम लोग कर सकते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, हम दो तरह से वर्क कर सकते हैं। अब दोनों वर्क में बेटर वर्क कौन सा था ये हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि इरिवर्सिबल वर्क बेहतर होता है क्योंकि ज्यादा आउटपुट मिलता है। तो हम लोग अब वर्क की कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, पहला लिख लेते हैं हेडिंग कि वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी हो गया जीरो हमारा, तो डेल्टा यू हो गया जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जो भी हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू माइनस ऑफ डेल्टा क्यू के बराबर आ जाएगी। और डेल्टा डब्ल्यू हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है? जो डी डब्ल्यू है वो हमारा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी के बराबर है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, भाई ध्यान से, कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस के लिए बॉयल्स लॉ ट्रू होगा, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम आइडियल गैस के लिए ट्रीट करें तो P की वैल्यू हम लिख सकते हैं nRT बाई V लिख सकते हैं। तो हमने dW को लिख लिया माइनस nRT बाई V dV। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से W तक हमने वर्क को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस nRT बाहर लिख लिया और इसे लिख लिया V1 से V2 और इसे लिख दिया dV अपॉन V। ठीक, इसे लिख दिया dV अपॉन V। अब ये हो गया W माइनस ऑफ nRT, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉन ऑफ V2 अपॉन V1, इसे ln V कह दो, लॉन कह लो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये माइनस nRT ln V2 माइनस ln V1 हो जाएगा, जिसे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके हम लिख सकते हैं माइनस nRT ln ऑफ V2 बाय V1। और अगर हम बेस चेंज करें तो हम बेस चेंज करके लिख सकते हैं क्या कि W की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, इधर लिख देते हैं लेफ्ट में, जो हमें याद रखनी है, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1, और ये log एट द बेस 10 होगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकाल लिया। अगर हम P और V को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो W की एक और वैल्यू लिखी जा सकती है माइनस 2.303 nRT log ऑफ बेस 10 ले लें तो ये हो जाएगा P1 अपॉन P2, क्योंकि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, आसान बात है, आराम से ये ड्राइव हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इसे देखें तो हमने क्या किया पहले भाई, हमने किया क्या कि डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने ये यूज किया, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया तो W की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ डेल्टा क्यू, और W को हमने लिख दिया dW को माइनस P एक्सटर्नल इनटू dV। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, क्योंकि हम पिस्टन लगा के गैस को ही ऊपर
आगे पीछे करेंगे पिस्टन को ही। तो फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस हम लोग ये बात कह सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के तो P इज इक्वल टू nRT बाई V हो जाएगा। अब हमने nRT बाई V रख दिया, इंटीग्रेट करना शुरू किया, ln V आ गया, V2 बाई V1 आ गया, तो यहां पे फॉर्मूला निकल आया -2.303 लॉग ऑफ V2 बाई V1, या फिर अगर हम P के फॉर्म में लिखना चाहें तो P1 बाई P2। तो ये फॉर्मूला आ गया वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अब नेक्स्ट लिखते हैं वर्क डन इन, इसका बी पार्ट लिख लेते हैं, वर्क डन इन आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस। जब इररिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करेंगे तो इररिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हमेशा वर्क डन जो होता है वो डेल्टा W को हम लिख सकते हैं -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस वर्क डन हम यही लिखेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क डन हमेशा यही लिखा जाएगा, इसके लिए कोई फॉर्मुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 इज वर्क डन in isocoric reversible and irreversible। रिवर्सिबल के यार साफ साफ लिख दिया, नहीं तो देखने में लोग फिर कमेंट करते हैं कि सही नहीं है। रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा V क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा V क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? एवरीबॉडी इज गेटिंग दैट कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V विल कम इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा W विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 0 इन बोथ द कंडीशंस, वेदर इट इज रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। दोनों ही केस में डेल्टा W की वैल्यू 0 होगी। तो कोई फॉर्मूला याद करना नहीं है, कोई झंझट खत्म हो गई हमारी। नंबर थर्ड बात करें तो वर्क डन इन आइसोबारिक रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, तो अब इसमें जब देखेंगे तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं लिखते हैं हम लोग, सीधे W की वैल्यू लिखते हैं। W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। तो इसके लिए भी कहानी दोनों ही केस में सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। तो ये भी बात हो गई आसान। तो फॉर्मूला हमें केवल एक याद करना पड़ा, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। और आइसोथर्मल के केस में हमने याद कर लिया कि W इज इक्वल टू -2.303 nRT ln V2 बाई लॉग V2 बाई V1। ln नहीं लगाएंगे यार, ln लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? तो क्या होगा, लॉग V2 बाई V1 होगा जब 2.303 आएंगे, और जब 2.303 नहीं लगाएंगे तो हमें इसे लॉग लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम ln से काम चला लेंगे। नंबर 4 इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। जब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे हम लोग, तो एडियाबैटिक की बात करते समय हम जानते हैं कि डेल्टा Q हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू डेल्टा W। अब प्रोसेस हम पहला ले लेते हैं रिवर्सिबल। अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हम बात करें तो क्या लिखें, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस the equation of the process is
PV raised to the power gamma is equals to constant. PV raised to the power gamma is equals to constant. This is called gamma. Gamma. इसे क्या कहते हैं? गामा. This is called adiabatic exponent. क्या कहते हैं इसे? Adiabatic एक्सपोनेंट कहते हैं. और गामा की वैल्यू होती है CP/CV. ठीक है. या फिर हम लिखते हैं गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, वेयर f इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. जो मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है? मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 होती है. डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज इक्वल्स टू 3. For diatomic gas is 5. For linear triatomic is also 5 and for non-linear it is 6. ठीक है. डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम लोग किसी और क्लास में डिस्कशन करेंगे, ये हमारा पॉइंट नहीं है डिस्कशन का. तो फॉर अगर मोनोएटॉमिक गैस देखें, फॉर मोनोएटॉमिक गैस जो गामा की वैल्यू है वो 1 + 2/f आएगी. तो इसे हम लिखेंगे 1 + 2/3, यानी कि ये 5/3 होगी. कितनी हो जाएगी? 5/3 हो जाएगी. बट इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न. हम लोगों को अभी तो वर्क की बात करनी, वर्क का फॉर्मूला टाइप करना है. ठीक है. तो हमें पता है कि हमने PV raised to the power gamma is equals to constant इक्वेशन से शुरू करना है. और फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT, हमें ये पहले से पता है. ठीक. तो हमने W की वैल्यू लिखी. W भाई क्या हो जाएगा? dW विल बी इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू dV. P एक्सटर्नल की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? P एक्सटर्नल लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन V raised to the power gamma dV. कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमें नहीं पता और उसे हम आगे देख लेंगे कैसे निकालना. तो ये dW आ गया. अब हमने क्या किया? इसे इंटीग्रेट किया. dW को 0 से W तक किया इंटीग्रेट. इसे लिख लिया माइनस कांस्टेंट इंटू V raised to the power -gamma dV. तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग V1 से V2, तो हम क्या लिखेंगे? यह आ जाएगा माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई -gamma + 1 V2 to the power -gamma + 1 माइनस V1 to the power -gamma + 1. ये हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया ऐसे. तो अगर हम माइनस का डिवाइड कर दें इसमें, तो हम लिख सकते हैं कि W की वैल्यू जो आ जाएगी वो कांस्टेंट अपॉन 1 - gamma V2 की पावर 1 - gamma माइनस V1 की पावर 1 - gamma. देखो कुछ किया नहीं, बस मैथमेटिकल जंबलिंग कर दी है, घुमा के लिख दिया बस, है ना. अब हमें पता है कि PV to the power gamma is equals to constant है. ऊपर यहां पे हमने लिखा है कि PV raised to the power gamma is equals to constant है. तो हम इससे ये लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? कांस्टेंट की वैल्यू जब हम V2 के साथ रखें मल्टीप्लाई करने जाएं, जब हम V2 के साथ मल्टीप्लाई करने जाएं तो हम रख दें P2 V2 टू द पावर गामा, और V1 के साथ मल्टीप्लाई करने जाएं तो रख दें P1 V1 टू द पावर गामा. तो W की वैल्यू आ गई 1/1 - गामा. इसे लिख दें P1 V2 की पावर P2 V2 की पावर सॉरी P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर 1 - गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर 1 - गामा. तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएंगे सारे. तो ये बचेगा W इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1 - गामा P2 V2 माइनस P1 V1. तो ये आ जाएगा. अब एक फॉर्मूला हम और जानते हैं कि ये क्लियर हो गई बात. इसके आगे बात करें तो हम ये जानते हैं कि
हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया वर्क का ये, और इसके बाद अगर हम जानते हैं तो हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू था डेल्टा यू, और डेल्टा यू की वैल्यू होती है एन सी वी डेल्टा टी। तो वर्क का एक और फॉर्मूला एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है, तो ये भी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस होल्ड्स गुड। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा कि डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू या डब्ल्यू की वैल्यू हम माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 ही लिखेंगे, या फिर इसे हम इक्वेट करने की सोचेंगे तो हम इसे इक्वेट करेंगे किससे, NCV डेल्टा T से। तो ये हो गई वर्क हमारी किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में निकल आया वर्क, आइसोथर्मल में निकल आया, आइसोबारिक में निकल आया, आइसोकोरिक में निकल आया। तो इन सारे प्रोसेस में हम लोगों ने वर्क को कैलकुलेट कर लिया, डेरिवेशन कर लिया। इनके फॉर्मूले हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं जिनसे आगे हमें जरूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है, एक क्लास मैं लूंगा केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे कठिन कठिन क्वेश्चन आएंगे, कुछ PYQs भी ले लूंगा और वहां पे डिस्कस करूंगा उन्हें। तो होपफुली वर्क तक की बात आप सब लोगों को समझ में आई होगी। वर्क तक के क्वेश्चंस कहीं से भी मिल जाए वहां से लगा लो। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, तो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है जिसे मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना और इसे अच्छे से रिवाइज करना। और अगली क्लास में हम लोग एक काम करेंगे कि एक अनाउंसमेंट है, भाई भूलेंगे नहीं यार, देखो एक अनाउंसमेंट करना है और एक PYQ की क्लास लगानी है किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें हम लोग कुछ शानदार क्वेश्चन एडवांस के, मेंस के और कुछ अपने पास से और अलग से अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, जो मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो लगता है कि आने चाहिए, अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो वैसे भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।